हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप जोरों शोरों से लगे होंगे जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है एंड आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। वेटेज बहुत हाई है इसका एंड कम नंबर अटेम्प्ट करके मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ओके, सो ये हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है, फुल मॉक टेस्ट का फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, सो आपने अगर पहले के 4 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारा टेस्ट सीरीज है। ओके, सो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, सो एक अनाउंस करना था, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, हम यहाँ पैसे नहीं लेते किसी से। ओके, सो यहाँ पे आपको डेली जो है मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। हम अराउंड 8 PM को डेली कंडक्ट करवाते हैं और ये मेरी टीम जो है मॉनिटर करती है कि कौन कौन लोग कितना स्कोर किए हुए हैं। तो आज के मोस्टली मॉक टेस्ट में देखोगे तो ये हमारे एक पुराने टेस्ट अटेम्प्टर हैं बोल सकते हैं इनको। इन्होंने डेली अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में भी शायद लास्ट टेस्ट में भी इन्होंने फर्स्ट आए थे। साइलेंट ग्रुप का ये आज फर्स्ट टाइम इन्होंने शायद अटेम्प्ट किया है। पहले भी अटेम्प्ट किया होगा, मैं इतना ध्यान नहीं दिया, बट इन्होंने भी, इनका भी स्कोर बहुत अच्छा है। मतलब इनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और एक इन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आज के विनर थे। मैक्सिमम 40-45 लोग डेली टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। ओके, आप भी ज्वाइन करिए और अटेम्प्ट करिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए कि कहाँ पे आपका वीक है। ये हमारा मिक्स टॉपिक रहता है। ओके, हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली रैंडम क्वेश्चन पिकअप करता है डिफरेंट टॉपिक से और गिफ्ट देता है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग टेस्ट मॉनिटर करते हैं। ओके, आपके परफॉर्मेंस को, और फिर हम लोग रिजल्ट देते हैं इस फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे लोग का नाम है बट मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉप किए हैं उनका नाम बस दिखा रहा हूँ। ओके, आप भी ज्वाइन कर सकते हो और अपने मॉक टेस्ट डेली देख करके स्कोर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, कितने गलत किए कितना करेक्ट किया, आपका स्कोर क्या है। ठीक है, तो जनरल आपको मिल जाएगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, बिफोर यू वाचिंग द वीडियोस, लाइक मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए तरीका है, सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का तरीका है आपको इस वीडियो को पॉज करना है। जब भी क्वेश्चन दिखे ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। उसके बाद फिर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया। एनालिसिस कीजिए क्वेश्चन का। एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया आउट ऑफ 25। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ डाटाबेस डीबीएमएस का क्वेश्चन है। ओके, इन अ डाटाबेस मैनेजमेंट विच आर द सिनेरियोज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द वायलेशन ऑफ द आइसोलेशन प्रॉपर्टीज। पता है डाटाबेस में हमारा डीबीएमएस में आए एसिड प्रॉपर्टीज होती है, राइट। एसिड प्रॉपर्टीज में जो आइसोलेशन का पार्ट है, जो आई आई की पार्ट है, ठीक है, वो क्या करती है कि दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ मर्ज ना करें। ओके, क्योंकि ये बोल रहा है कि वायलेट कर रहा है, ठीक है, स्पेशली डर्टी रीड के लिए। ठीक है, ये डर्टी रीड के लिए वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है जो डर्टी रीड कर रहा है। आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब कि दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से डर्टी रीड हो रहा है। तो डर्टी रीड होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखो, एक ट्रांजेक्शन T1 मान लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन T2 मान लेते हैं। ठीक है, अब T1 के बाद क्या है कि T1 ने कुछ रीड किया मान लो ए बराबर 100 था। ठीक है, अभी T2 स्टार्ट नहीं किया है, फिर T1 ने क्या किया कि राइट किया ए पे, ठीक है, +10 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, T2 ने इसको रीड किया ए की वैल्यू को। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, राइट किया। अब T1 कमिट करने से पहले क्या है, क्रैश हो गया या रोल बैक कर दिया। ठीक है, रोल बैक कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे कि देखो ये ट्रांजेक्शन हो रहा था, T1 इन पे इंटरफेयर किया और इसको रीड कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, डर्टी। अभी स्क्रोल बैक करेगा तो T1 ए की वैल्यू कितने, ए की वैल्यू 100 हो जाएगी। बट T2 के पास ए की वैल्यू क्या है, 110 है। तो मतलब T2 ने गलत रीड किया ना, डर्टी रीड किया। इसी को बोलते हैं कि हमारा डर्टी रीड है और एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पे इंपैक्ट हो रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डर्टी रीड हो रही है। तो यही बोल रहे हैं कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी को वायोलेट कर रहा है डर्टी रीड की वजह से। तो इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ट्रांजेक्शन T1 अपडेट द रो बट अबॉर्ट द रोल बैक बिफोर कमिटिंग, मीन वाइल ट्रांजेक्शन T2 रीड द अपडेटेड डेटा बिफोर द रोल बैक अकर। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि रोल बैक पहले से होने से पहले ही जो है T1 ने जो है कुछ अपडेट किया था और उसको T2 ने रीड कर लिया रोल बैक होने से पहले। ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि दो ट्रांजेक्शन जो है हमारे रीड करें। ठीक है, अब क्या करें, इसको पढ़ लेते हैं। T1 read the row value, transaction T2 update the same row and commit, and then T1 read the row value again and again। नो, तो ये तो हमारा क्या हो गया, डिफरेंट वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट वैल्यू जहां पे रीड हो रहा है ये हमारा फैंटम रीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि रीड द सेट ऑफ रो स्पेसिफाइंग कंडीशन T2 इंसर्ट न्यू रो। ठीक है,
ये आई थिंक डिफरेंट वैल्यू, तो ये नॉन रिपीटेबल रीड की होती है, ये नॉन रिपीटेबल, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू बार बार रीड हो रहा है ना, तो नॉन रिपीटेबल रीड होगी। ठीक है, नॉन रिपीटेबल रीड। और ये जो है क्या करें, T2 इंसर्ट न्यू वैल्यू एंड रो सेटिस्फाई द कंडीशन कमिट, एंड T1 रिपीट द क्वेरी एंड न्यू, मतलब T1 कह रहे हैं कि पहली बार रीड कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से रीड करना चाह रहा है, बट T2 इस टाइम इंसर्ट कर दिया है तो उसको नया रो दिखा रहा है, तो ये ही बोलते हैं फैंटम रीड है। ठीक है, ये फैंटम रीड की बात है, इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डर्टी रीड की बात कर रहे हैं, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ये है। ये कैसे कैसे रीड हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये पूरा एसिड प्रॉपर्टीज का रोल बैक का कंडीशन है कि डर्टी रीड कैसे हो रहा है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से है। बोल रहे हैं कि क्रिप्टोग्राफी में एक आईटी इंजीनियर है या एक आईटी अफसर है, नीड टू इंश्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन रिपुटेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि ओनली अथराइज पर्सन उस डेटा का एक्सेस करें। नॉन रिपुटेशन का मतलब है कि अगर कोई डेटा आया, कुछ ने किसी ने कुछ भेजा है, मेल किया, कुछ भी किया है, तो वो डिनाई नहीं कर सकता बाद में कि नहीं मैंने नहीं किया है, फॉर ए सेंसिटिव डेटा। ओके, एंड डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू ब्रांचेस। ओके, एंड विच आर द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफी, विच आर द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफी करेक्टली अचीव बोथ द गोल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि कौन सा ये है कि हमारा बोथ द गोल्स अचीव हो रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या पेन आगे पीछे ना घूम रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोई हमारा आईटी ऑफिसर है जो कि इंश्योर करना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की, मतलब कि अथराइज पर्सन रीड करे, और नॉन रिप्रोड्यूशन जो डेटा सेंड हो रहा है वो बाद में डिनाई ना कर सके जो सेंडर है कि मैंने ये डेटा नहीं भेजा है। तो ये बोलना है कि कौन सा कंडीशन क्रिप्टोग्राफी का इंश्योर करेगा ये दोनों चीजें। ठीक है, तो देखो, हमारा सेंडर है, इनक्रिप्ट मैसेज करता है। ठीक है, मैसेज कह रहे हैं सेंडर इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग रिसीवर पब्लिक के। सेंडर इनक्रिप्ट मैसेज करता है किसके थ्रू, अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है, राइट। तो रिसीवर के प्राइवेट की से तो नहीं, पब्लिक की से तो नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। तो अब कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि सेंडर जो है इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग सेंडर प्राइवेट की। सही है, सेंडर प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, एंड देन इनक्रिप्ट द रिजल्टिंग मैसेज जो रिसीवर पब्लिक की। यही सही है गाइस। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो सेंडर है, ठीक है, ये हमारा सेंडर होगा। ये पता नहीं आज क्या हो रहा है, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, कोई मैसेज है, इनको इनक्रिप्ट किया किसके यूज करके, प्राइवेट की से। प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट किया। ठीक है, मैसेज को इनक्रिप्ट किया, फिर इसके बाद यहाँ से इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर लगाए होंगे। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर लगाए होंगे, ठीक है, इस मैसेज के ऊपर। ठीक है, जिससे कि ये डिफाइन हो सके कि हाँ जो है ये हमारा बाद में डिनाई नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, नॉन रिप्रोड्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स होने के बाद जब ये सेंडर के पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर क्या करेगा, अपने पब्लिक की से, अब ये दोनों प्राइवेट की, ठीक है, यहाँ से एक हैश वैल्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, हैश वैल्यू से उसको प्राइवेट की कर देंगे, उसको मतलब इनक्रिप्ट कर देंगे यूजिंग प्राइवेट की, और फिर उसको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके इसको भेज देंगे। ये क्या करेगा, इसको पब्लिक की करके, इसको पब्लिक की से इनक्रिप्ट अगेन करेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं, जो रिसीवर वो नहीं चाह रहा है कि कोई और रीड करे, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करने के लिए हो रहा है। तो इसके ही पब्लिक के से इसको क्या करते हैं हम लोग, इंक्रिप्ट करते हैं, फिर ये डिक्रिप्ट करने के लिए अपना प्राइवेट की यूज करता है। ठीक है, कौन यूज करता है, रिसीवर साइड इसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज करता है। ठीक है, बट इनक्रिप्ट करने के लिए अपना पब्लिक की यूज करता है, क्योंकि प्राइवेट की इसलिए इसको इसलिए वो करता है, क्या नाम है, इनक्रिप्ट करता है पब्लिक की से, क्योंकि इसके पास ही प्राइवेट की होगा और किसी के पास प्राइवेट की नहीं होगा। तो ये नहीं चाह रहा है कि और कोई इसको रीड करे, इसलिए ये इनक्रिप्ट कर दे रहा है। ठीक है, यूजिंग पब्लिक की और प्राइवेट की से ये खुलेगा, इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही बी होगा। ओके, इसका देखो करेक्ट आंसर बी है। और ये पूरा प्रोसेस है कैसे कैसे हुआ कि इसने मैसेज आया। ठीक है, ये हमारा मैसेज है। ठीक है, मैसेज किया, उसके बाद हैश फंक्शन लगाया, फिर हैश वैल्यू जनरेट हुआ, उसके बाद उसने प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट किया हैश वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया, फिर ये हमारा सेंडर के पास भेज दिया, सेंडर को पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया कि उसी के पास है, फिर इसके बाद यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के लिए खुद का प्राइवेट की यूज कर रहा है, उसके बाद मैसेज और सिग्नेचर करके ये पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो ठीक है, नहीं मैच कर मतलब डाटा मॉडिफाइड हुआ। ठीक है, इस तरह से थोड़ा आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीएसटी पे है, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च करें। विच आर द फॉलोइंग ट्री रिवर्सल ऑलवेज यील्ड बाइनरी सर्च ट्री स्ट्रिक्टली इन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर।
ठीक है। बीएसटी में बोल रहे हैं, हमारे बीएसटी में तीन चीज होती है: प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर। ठीक है। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा हमारा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है, जैसे कि मान लो कि 20, 10, 15, 25, ठीक है, 18। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 18 लिखने में जब भी ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, जो भी है 18 समझ लेना। और मान लो 50 दिया है, ठीक है। आज तो नंबर भी नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। ठीक है, 18। तो ये चीजें पूरी लिखी हुई है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो मैं लिखूंगा क्या, 10, 20। ठीक है। 20, 10 के बाद 10 क्या आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर इससे पहले 18 आएगा, ठीक है, फिर 20 आएगा, फिर क्या है, 25 आएगा, फिर 50 आएगा। तो इस तरह मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो लिखने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कौन सा कर रहा है कि हमारा इन ऑर्डर करता है। आप देख लेना इस चीज को। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट होता है, देन रूट होता है, देन क्या होता है, राइट होता है, राइट। सही रहता है ना इन ऑर्डर का सीक्वेंस। ठीक है। तो इन ऑर्डर का जब भी कोई आप इस क्वेश्चन को करोगे, देखना हमेशा ही ये क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पेज मेमोरी में मैनेजमेंट यूनिट स्कीम में पेज फॉल्ट क्या होती है। पेज फॉल्ट क्या होती है, देखो पेज फॉल्ट होती है, देखो हमारे पास क्या है, सीपीयू है। ठीक है। हमारे पास सीपीयू है, हमारे पास कोई सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू है, सीपीयू से पहले क्या होता है, रैम होता है। ठीक है, रैम होता है, फिर एसएसडी आती है इधर पे, फिर हमारे पास क्या आती है, एसएसडी आती है। ठीक है, एसएसडी। ठीक। अब सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से रैम में जाएगा, यहाँ पे क्या खोजेगा, डिमांड करेगा पेज की। ठीक है। अगर पेज यहाँ पे है तो पेज यहाँ पे भेज देगा, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। सीपीयू का काम है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वो आप पढ़ लेना, या मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां से देख लेना। ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ पे देखा, नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, इस पे जाएगा, एसएसडी पे। एसएसडी में नहीं मिला, ठीक है, एसएसडी में जाएगा, वहां से लेगा, फिर यहाँ रैम में लोड करेगा, फिर वो सीपीयू पे जाएगा। अगर इसको मिल गया तो इसी को बोलते हैं हमारा पेज हिट, हिट हो गया। नहीं मिला तो इसी को बोलते हैं पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट। तो अगर सीपीयू से नहीं मिला तो उसी को बोलते हैं पेज फॉल्ट। अब क्वेश्चन पढ़ लो कि हार्डवेयर एरर तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या करे, हार्डवेयर एरर। ठीक है, हार्डवेयर एरर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर एरर की बात। दूसरा कहना एरर अकर दैट हैज व्हेन अ प्रोग्राम अटेम्प्ट टू एक्सेस अ रिस्ट्रिक्टेड कर्नल। ये तो बिल्कुल ही नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कर्नल की बात ही नहीं कर रहे हैं। एन इवेंट अकर व्हेन अ प्रोग्राम रेफरेंसेस अ मेमोरी पेज दैट इज नॉट करंटली लोडेड इन फिजिकल मेमोरी रैम। सही है कि यही बोल रहे हैं कि जब रेफरेंस कर रहे हैं कोई पेज सीपीयू जो कि लोड नहीं हुआ है रैम में, ठीक है, तो उसकी को बोलते हैं पेज फॉल्ट। नहीं मिला तो पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, इसका करंट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द एचटीटीपी कुकीज एट्रीब्यूटेड एक्सप्लिसिटली यूज्ड टू मिटिगेट द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक by prevent the client side script for accessing the cookies। देखो, अब अब दो चीजें हैं। हमारा क्लास साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि वेब पेज पे, हमारा ये वेब पेज है, अटैकर क्या करता है, अपना कोड, एक कोई मलिशियस कोड डाल देता है इस वेब पेज पे। जब भी आप इस वेब पेज को एक्सेस करना चाहोगे, ये ऑटोमेटिकली कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका कुकीज, आपका सेशन, सारा चीज क्या हो जाएगा, स्टोर कर लेगा और आपको चुरा लेगा। ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम होगा क्या कि क्या ऐसा करें, ठीक है, कि ये सिक्योर हो जाए, कि ऐसा ना कि ये जो है हमारा ये जो है एचटीटीपी जो है, कि कोई malicious कोड हमारे वेब पेज पे ना डाल सके। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो एचटीटीपी ओनली करता है ना, यही काम करता है कि ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है कि हमारा जो है कुकीज वगैरह हमारा क्लाइंट साइड पे, सॉरी सर्वर साइड पे स्टोर ना हो। ठीक है, जब कुकीज वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, अटैकर प्रिवेंटिंग अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट फ्रॉम एक्सेसिंग द कुकीज। ओके, सो यही ये इंश्योर करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे, ये आ गया पहले से ही। ठीक है, तो देख लेना। फिर एक क्वेश्चन है ये इस चीज का। ठीक है, कंपाइलर डिजाइनर क्वेश्चन। कंपाइलर डिजाइनर में कितने स्टेज होते हैं, सारे स्टेज का एक एक नाम आप लोग को पढ़ना है, सब कुछ अंडरस्टैंड करना है। पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक। ओके, उसके बाद हमारा एक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, फाइनली कोड जनरेशन होता है। तो ये सारे चीज जो है लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि हमारा टोकन जनरेट करते हैं। सिंटैक्स में हमें एरर, ग्रामेटिकल एरर, सारी चीजें। सिमेंटिक में क्या करते हैं कि हमारा क्या करते हैं कि जो पैरेंथेसिस हो गया, या बहुत सी चीजें, एक्सप्रेशंस वगैरह, टाइप्स वगैरह, ये सारा चीज हम लोग सेमेंटिक में चेक करते हैं। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन की, जैसे कोई रिडंडेंसी कोड है वगैरह है, तो वो सारी चीज। तो इसको जो है पहले, सबसे पहले क्या करें, इफ लाइक ए डबल इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस वगैरह और ये सारी चीज चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सेमेंटिक एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरेटिव प्राइमरी रिस्पांसिबल चेकिंग द वेदर पैरेंथेसिस मैच, सर या इसमें बताया ना कि सारे कोड्स को एक बार चेक करना है, हमारे सिंटेक्स वगैरह में सारी चीज करेक्ट है नहीं, पैरेंथेसिस वगैरह ये इसका है, ये टाइप्स वगैरह सारा चीज जो होता है सिमेंटिक में यूज होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, सिंटेक्स एनालिसिस। ओके। ये पूरा चीज प्रोसेस है कि कैसे कैसे किसमें देखो पैरेंथेसिस में क्या क्या करते हैं, ठीक है। सारे कोड को चेंज करेगा ये फ्लेक्सियल में, वो क्या करेगा कि हमारा जो कोड कमेंट्स वगैरह रहते हैं उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसके बाद देखता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं, उसको सब रिमूव करके फिर इस सिंटेक्स में डालता है, ये सिंटेक्स वगैरह चेक करता है, ग्रामेटिकल चेक करता है, तो ये सारी चीजें करती है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेना है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। ये क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल में क्या कह रहे हैं कि क्लाउड डेवलपमेंट तो नहीं लग रहा है, ये उप्स कॉन्सेप्ट है, सॉरी गाइस ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। उप्स कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। विच सब क्लास प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन मेथड विच ऑलरेडी डिफाइन ए सुपर क्लास, मतलब कि कोई क्लास है उसमें जो है, पता नहीं क्या हो रहा है आज तो, लिख भी नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है। सुपर क्लास है कोई, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है, रेजोल्यूशन एंड मेथड टू कॉल हैपन रन टाइम बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा टाइप्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो एक्चुअल डेटा टाइप है ऑलरेडी सुपर क्लास में इनहेरिट है, उसको इनहेरिट करके कुछ चाइल्ड क्लास में बना रहे हैं, बट इसको कॉल कर रहे हैं रन टाइम पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी मैकेनिज्म कहलाती है, ठीक है। अब इसको देखने के लिए देखो दो तीन चीजें हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, एक आपने पढ़ा है कि उप्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब हुआ कि मैनी फॉर्म्स, किसी भी चीज का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, ठीक है। अब उसमें भी दो चीजें होती हैं, एक मेथड ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या करती है, जब कोई क्लास है, देखो मल्टीपल क्लास, हम एक मल्टीपल क्लास यूज कर सकते हैं किसी भी, अरे सॉरी मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास में। अब कह रहे हैं पॉली मेथड ओवरलोडिंग क्या कर रहा है कि सेम मेथड नेम हो बट डिफरेंट पैरामीटर्स उसके अंदर डिफाइन हुए हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड सॉरी मेथड ओवरलोडिंग, कह रहे सेम क्लास हो, ठीक है, और सेम क्लास हो, सेम क्लास के अंदर जो मल्टीपल मेथड्स हो, सेम मेथड नेम हो, जब हम डिफाइन कैसे करेंगे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, उसके अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर, इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप्स या स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर डाल करके या नंबर ऑफ पैरामीटर डाल करके हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट मेथड का नाम सेम होगा। वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम उसको कॉल करते हैं, कॉलिंग के टाइम पे हम डिफाइन करते हैं कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, ठीक है। ओवर राइडिंग का क्या कह रहा है कि वो सेम क्लास होना चाहिए, सेम क्लास हो, ठीक है, और पेरेंट्स सुपर क्लास मतलब कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में कोई चीज हो रहा है, ये जो हमारा रन टाइम में होता है ये कंपाइल टाइम में लोड होता है, ठीक है। तो ये रन टाइम में जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग तो ये लोड होगा और ये ओवरराइड कर देगा वट एवर द पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज, अगर ओवरराइड करना चाह रहा है तो यहाँ से एट द रेट ओवरराइड हम लोग लगाते हैं पीक कमांड, ओके, उससे करके कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि कैप्सूल की तरह क्या है कि बहुत सी चीजों को एक साथ बाइंड कर देता है। डाटा स्टेशन क्या करता है कि हमारे एसेंशियल पार्ट को जो है हाइड कर देता है और ओनली सॉरी, हाँ मतलब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पार्ट को हाइड कर देता है, एसेंशियल जो रिक्वायर्ड पार्ट है बस वही आपको दिखता है, बाकी हर चीज नहीं दिखती, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, मेथड ओवर राइडिंग, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फाइनेंशियल वांट टू माइग्रेट इट्स एप्लीकेशन टू द क्लाउड, ठीक है, क्लाउड पे माइग्रेट करना चाह रहा है, दे वांट टू फुल कंट्रोल ओवर द सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस एंड डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन, मतलब सब कुछ पे इन्हें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, बट दे डोंट वांट टू मैनेज द फिजिकल सर्वर्स एंड डाटा सेंटर्स नेटवर्किंग ओनली। इनको सबको सारा चीज कंप्यूटर, इनका खुद का ऑपरेशन सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, डिप्लॉय एप्लीकेशन होना चाहिए, बट ये फिजिकल का सर्वर का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, और नेटवर्किंग वगैरह, मतलब इनको सर्वर सिर्फ चाहिए और डाटा सेंटर नेटवर्क चाहिए, ठीक है, बाकी चीजें कुछ नहीं जानती ये जब कुछ नहीं चाहिए सिर्फ सर्वर चाहिए इनको, सर्वर रैम्स वगैरह हाई रैम चाहिए होगा, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहिए होगा, नेटवर्क से कनेक्टेड हो, बाकी चीजें हमारा तो ये क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हुई तो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो मांग रहे हैं हम लोग, राइट, बाकी चीजें तो हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होगा, ओके, इसको आप लोग पढ़ लेना। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, ये क्या करना है, विच टेक्निक बिलोंग टू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। दो तरह की टेस्टिंग होती है गाइस, एक हमारा क्या है व्हाइट बॉक्स होती है, ठीक है, एक हमारा व्हाइट बॉक्स होती है, एक हमारा ब्लैक बॉक्स होती है, ठीक है। एक हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स मोस्टली क्या करते हैं टेस्टर परफॉर्म करते हैं, व्हाइट बॉक्स कौन करता है, हम ये मान के चलते हैं डेवलपर परफॉर्म करते हैं, डेव टीम परफॉर्म करती है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, कोई भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर जानता है किसी भी एप्लीकेशन को वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इतना मत समझ में आ गया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जिसको आपको इंटरनल कौन सा कंडीशंस लगा, कौन सा लूप चल रहा है, एप्लीकेशन का पूरा
इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पता, इंटरनल चीजें पता हो, तो वो क्या कर सकता है कि वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करता है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा चीज है जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसको स्ट्रक्चर, डिजाइन, कोड, लॉजिक सब कुछ पता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बोलते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है, वो किसी बाउंड्री, जैसे कि मान लो मैं बोला कि अगर एक्स बराबर 100 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि एक बार एक्स की वैल्यू 100 रख दूंगा, एक बार एक्स की वैल्यू 101 रख दूंगा, एक्स की वैल्यू 102 रख दूंगा, एक्स की वैल्यू 99 रख दूंगा। तो इसके आसपास की बाउंड्री पे जाकर जाके चेक करूंगा वैल्यू रख करके कि कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट पार्टिसिपेशन और ये स्टारेशंस और एरर गेसिंग, ये सारी चीजें जो है ना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती हैं, टेस्टर परफॉर्म करते हैं। ये जो डिसीजन कवरेज टेस्टिंग होती है ना, डिसीजन कवरेज टेस्टिंग कि कितना कवर हुआ, कितना डिसीजन बेस्ड ऑन दैट हमारा कवरेज है, ठीक है, उसको हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। जिसका करेक्टनेस हो रहा है। 10वां क्वेश्चन है डेटा वेयर हाउसिंग से है कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या नाम है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। कौन सा स्कीमा है कि जो सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल को सराउंडेड करता है। फैक्ट टेबल मतलब कंप्लीट टेबल होता है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ फैक्चुअल चीजें, इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत लार्ज टेबल होता है, ठीक है, कंप्लीटली नॉर्म सराउंडेड बाय कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन टेबल, ठीक है। कि कह रहे हैं कि डायमेंशन टेबल होता है जो दो टेबल टेबल बनाते हैं। डायमेंशन टेबल बहुत छोटा टेबल होता है, उसमें सारे डायमेंशन वगैरह लिखे होते हैं, जिससे सेल्स का डायमेंशन हो गया, ठीक है। फैक्ट में जैसे कि सेल्स के कंप्लीट पूरा हो गया, यहाँ पे कौन सा टाइम डेट वगैरह सारा चीज रहता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा ये डेटा क्या है, जो डायमेंशन टेबल है नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो रिजल्टिंग स्प्लिट इनटू सब डायमेंशन टेबल एंड इस रिजेंबल इनटू द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो क्या क्या कह रहे हैं कि जो हमारा टेबल डायमेंशन टेबल है वो सब डायमेंशन टेबल में नॉर्मलाइज होने के बाद ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि रिजेंबल करना है हमें स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न में। तो देखो, दो स्कीमा हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है स्टार स्कीमा है, ये हमारा स्नोफ्लैक स्कीमा है। इसमें से सॉरी, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं कि ये क्या है, आप लोग पढ़ लेना। मैंने क्वेश्चंस मुझे मिले तो मैं यहाँ पे लगा दिए। स्टार स्कीमा क्या करता है ना, स्टार स्कीमा हमारा ना डी नॉर्मलाइज टेबल पे काम करता है। फैक्ट टेबल से कनेक्ट होता है हमारा डायमेंशन टेबल, ठीक है। फैक्ट टेबल हमारा क्या होता है, सेंटर में रहता है, फैक्ट टेबल हमारा सेंटर में रहता है, बाकी डायमेंशन टेबल इधर उधर कनेक्ट होते हैं, डी नॉर्मलाइज्ड होता है। लेकिन हमारा जो स्नोफ्लैक्स टेबल होता है ना, वो स्कीमा होती है, उससे बहुत सारा नॉर्मलाइज टेबल होता है, और उसके थोड़े छोटे टेबल्स में ब्रेक करते हैं, डायमेंशन सब डायमेंशन टेबल में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो उसी को हमारा यही, उसी को हम लोग बोलते हैं स्नोफ्लैक स्कीमा। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। मैं इसको एक विजुअल में आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। इस तरह से स्टार स्कीमा क्या है और स्नोफ्लैक स्कीमा क्या है, कैसे कैसे फैक्ट टेबल को तो ब्रेक करके नॉर्मलाइज फॉर्म में बना करके सब डायमेंशन टेबल को डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में तोड़ा गया, ठीक है। पढ़ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है पूरा अच्छे से, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन तो डेटा वेयर हाउसिंग से हाल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर एक साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि एक मलेशिया से अटैकर क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट दी कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक सर्वर एंड क्लाइंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमारा बैंक का सर्वर है, ठीक है, बैंक का सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट है, इसके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन को किसी ने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट अगर यहाँ से बोल रहा है कि मुझे 100 रुपये चाहिए, अब मुझे पता चला क्लाइंट ने 100 रुपये मांगा, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से 100 रुपये लेकर के अपने डाइवर्ट कर दूंगा, या फिर बोलूंगा ठीक है 100 की जगह 1,000 कर दूंगा। हो सकता है ना, अगर मुझे ये कम्युनिकेशन का आइडिया है, यहाँ से डेटा पैकेट जा रहा है 100 रुपए का कि मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं देखा अच्छा ठीक है 100 की जगह 1,000 कर देता हूँ, तो ये तो गलत है, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं कि बीच में ही कोई ये अटैकर आकर के देख रहा है, इसी को बोलते हैं, अगर देखोगे तो मैन इन मिडिल, मिडिल के मतलब बीच में ही आके कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसका है फिशिंग अटैक। क्या होता है फिशिंग अटैक, मतलब आपको लगेगा जेन्युइनली मैसेज है, कभी कभी हमारे ईमेल्स आते हैं ना कि आपका बैंक अकाउंट जो है खाली हो गया है, या फिर आप इस पे क्लिक करिए जो है आपने लॉटरी जीता, तो वो एक तरह का अटैक हो ही होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सारा डेटा चोरी हो जाएगा, आपका मेल एक्सेस हैक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, आपके कॉलिंग्स हैक हो सकते हैं, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या है कि आप सर्वर पे, बैंक सर्वर पे इतना ज्यादा लोड भेज दीजिए, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दीजिए मलेशियस एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, इवन जेन्युइन रिस्पॉन्स भी वो नहीं प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। तो वो ये क्या है, डिनायल ऑफ सर्विसेज, हमारा सर्विसेज डिनायल कर देगा। फोर्स ब्रूस ब्रूट फोर्स अटैक क्या होती है कि आप लॉगिन, मतलब बैंक सर्वर पे लॉगिन करना है, तो मैं मल्टीपल कम्बिनेशन से मल्टीपल ट्राई करता रहूंगा कि लॉगिन हो जाए, और फाइनली जब मुझे लॉगिन हो जाएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नहीं करूंगा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन में इसलिए हमारा डाटाबेस लॉगिन के लिए करते हैं कि ये क्या करता है कि जैसे कि ऐसा कमांड देगा कि हमेशा वो जो कमांड ट्रू होगा, अगर मैं पासवर्ड में लिखूं 1 = 1, तो ये तो कंडीशन हमेशा ही ट्रू, 1 = 1 इज ऑलवेज ट्रू, राइट। तो ये क्या करेगा, पासवर्ड में हमेशा देखेगा 1 = 1 ट्रू है, तो ये बाईपास कर देगा पासवर्ड चेकिंग के लिए, और डायरेक्टली हमारा डाटाबेस है। इसके लिए हम लोग JWT यूज करते हैं, जेसन वेब। JWT का क्या फुल फॉर्म है guys?
जेसन वेब कुछ करके है, ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ करके है, जे डब्ल्यू टी जेसन वेब टी करके आपको बताएं। ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन शायद या आने वाले 2 क्वेश्चन के बाद वही क्वेश्चन है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड देन ये सारे अटैक्स के बारे में वन 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 करके है, आप पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैक से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। देन हमारा हैशिंग का टेबल है, ठीक है। हैशिंग हम लोग 2 तरह के करते हैं, ठीक है। एक मेनली एक ओपन हैशिंग होती है, क्लोज्ड हैशिंग होती है, ठीक है। तो हमारा ये एक तरह ये चैनिंग है, बाकी ये चार, 1 2 3, ये ओपन एड्रेसिंग मुझे नहीं पता कि कौन सी हैशिंग में आती है, बट ये तीनों जो है हमारे आई थिंक क्लोज हैशिंग में आती है या ओपन हैशिंग में, बताना आप लोग, ठीक है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये सारे हैशिंग जो टेक्निक्स है ना, ये सारा हम लोग कोलिजन रिमूव करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्टोर करते हैं हैश टेबल में हैश वैल्यू को, तो होता क्या है कि कभी कभी सेम सेम सेल्स में मल्टीपल वैल्यू चाह रही है जो है सेट होना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कोलिजन होने लगता है कि एक एक सेल में एक ही वैल्यू हम डाल सकते हैं हैश टेबल में, ठीक है। तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये 4 टेक्निक्स हैं ओपन हैशिंग या क्लोज हैशिंग के, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये चैनिंग अलग होता है, बाकी ये 3 है, लीनियर, प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक, तीनों अलग अलग है। मैं बताता हूँ कि इसको कौन सा सही, ठीक है। ये कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, जो चारों टेक्निक्स है कोलिजन, दैट स्टोर ऑल द एलिमेंट इन हैश टेबल सेम स्लॉट यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ये कह रहे हैं कि जैसे हैश टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे कोई हैश टेबल है, ठीक है। ये हमारा हैश टेबल है। अब कह रहे हैं कि इसमें जो है, पता नहीं क्या हो रहा है आज, ठीक है। ये हमारा हो रहा है। अब कह रहे हैं कि इसी, मान लो कि ये हमारा यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, ये हुआ, तो कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट में जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हम लोग अटैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये टेबल्स नहीं, हम लोग के लिंक लिस्ट में अगर यहाँ कोलिजन हुआ तो इसके बाद एक और जोड़ दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एज ए लिंक लिस्ट जो है ऐड करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को चैनिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग इसी को, देखो चैनिंग बोलते हैं, इसका करेक्शन चैनिंग। लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज, यहाँ पे कोई कोलिजन हुआ, तो उसके नेक्स्ट स्लॉट जो खाली होगा हमारे हैश टेबल में वहां डाल देंगे, नेक्स्ट स्लॉट जो खाली होगा वहां पे डाल देंगे, ठीक है। और डबल हैशिंग क्या करते हैं कि इसी करस्पॉन्डिंग एक और हैश टेबल बनाते हैं। अगर यहाँ पे कोलिजन हुआ तो यहाँ पे एक टेबल और बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और टेबल बनेगा, और फिर उसमें हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग ऐड करते जाएंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या है कि हम लोग हैश वैल्यू निकालते हैं बेस्ड ऑन दैट, जहाँ पे हैश की आती है वहां पे एक कुछ फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि की मॉड 10 ऐसा कुछ करके रहता है, ठीक है, के बराबर, ठीक है। ये फार्मूला है, उसके बाद HK+I² ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले पे जो बेस पे जिसकी की वैल्यू आएगी वहीं पे जाके अटैच होगा, ठीक है। ये हमारा इसका सी आंसर है, ठीक है। ये पूरा था, ये आप देख लेना, पढ़ लेना इसको कैसे कैसे। देखो ये है, ये ना HK कहाँ गया इसका, ठीक है। ये हमारा कहाँ गया, ये फार्मूला ना HK I² मॉड m। तो इस बेसिस पे क्वाड्रेटिक करता है। चैनिंग क्या कर, डबल हैशिंग क्रिएट करता है। और चैनिंग जो है लीनियर लिंक लिस्ट में, लीनियर प्रोबिंग क्या करता है कि आपके नेक्स्ट स्लॉट में जो है भरता जाता है, जैसे जैसे वो होता है कोलिजन होने लगता है, ठीक है। अब फिर हमारे पास एक सबनेटिंग का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये IT ऑफिसर आस्क डिवाइड द क्लास सी। ये क्लास सी आपको पता है ना, क्लास A B C D E, ठीक है। सब टॉप क्लास टाइप से जो है IP4 के 4 5 क्लास टाइप्स हैं, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिवाइडिंग ए क्लास सी सबनेट इनटू दिस, इफ द सबनेट मास्क इज सेट टू बी इतना, ठीक है, सबनेट मास्क इतना, हाउ मेनी यूजुअल होस्ट एड्रेस इज अवेलेबल पर सबनेट, ठीक है। तो देखो अब ये सबनेट मास्क है, ठीक है, सबनेट मास्क जो है, ठीक है, ये हमारा सबनेट मास्क है। तो इससे हमारा कितना दे, देखो ये तो हमारा 8 बिट का होगा, ठीक है, ये 8 बिट का होगा, ठीक है, ये भी 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट का होगा, ठीक है। ये हमारा कितने बिट का होगा, ये हमारा, ये भी 8 ही बिट का होगा, बट इसमें कितने रियूजेबल हैं, ठीक ठीक है, 1 1 1 0 0 0 0 आई थिंक ये होगा ना, 128 64 32, ठीक है, 1 1 तीनों का ये हो गया। तो 10 14, सॉरी ये 14 हो गया, ठीक है। फिर 6 9 10 12 और 2, हाँ ठीक, करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, तो मतलब कि हमारा जो रियूजेबल है ये होगा, ठीक है, 3 2 5, तो 2 के 5 कितना होगा, 32 हो जाएगा। दो हम लोग यूज करते हैं, क्या है, ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क एड्रेस के लिए, ठीक है। तो ये बचेगा 30, तो हमारा रियूजेबल कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा 30 होगा, ओके। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बुलियन अलजेब्रा से, कभी कभी पूछ देता है गाइज, आपको पता बुलियन अलजेब्रा का आपको थोड़ा सा रूल्स पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एंड सेकंड थिंग आपको ज्यादा फोकस करना ना उस पे, जैसे कि कन्वर्जन पे, कि ऑक्टा से डेसिमल में, डेक्सा डेसिमल से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ लेना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर इस पे लगाओगे तो ये कह रहे हैं कि इसका जो है बुलियन अलजेब्रा दिया गया है, ये इसका इक्विवेलेंट लॉजिक किसमें से कौन होगा, इस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आपको पता है कि अब इसमें जो बुलियन में क्या है, जीरो या वन के फॉर्म में है। अगर ए बराबर अगर मैं जीरो रखूंगा तो ए डैश कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, या वाइस वर्सा, या इसको इधर रख लो इधर रख लो। तो अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, जीरो वन ऐड होगा तो क्या होगा, वन ही तो आएगा, राइट। तो यहाँ पे वन हो जाएगा, फिर वन डॉट ए प्लस बी। तो हमारा वन डॉट इतने करोगे तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी ये आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि इस तरह से करोगे तो आप हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। बाकी और भी लॉ है, कम्युनिटी है, ठीक है, वो पढ़ लेना आप लोग। अब उसके बाद लाइनेक्स कमांड है, ठीक है। लाइनेक्स कमांड में क्या है कि हमारे पास कुछ कमांड दी गई है, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द परमिशंस, एक्सेस फाइल परमिशंस, ठीक है। देखो सी एस जहां लिखा रहेगा ना, वो मतलब चेंज करने की बात कर रहे हैं, तीनों में चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज ओन मतलब ओनर, देखो किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए तीन लोग होते हैं, ठीक है। एक तो ओनर होता है, एक तो अदर्स होते हैं, एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि चेंज ओनर करने के लिए, तो ओनर की चेंज करने के लिए बात नहीं कर रहे, फाइल को परमिशंस देने के लिए बात कर रहे हैं, अदर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर ठीक है। फिर ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ग्रुप चेंज कर सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं चेंज ग्रुप, ग्रुप को भी नहीं करना है हमें, क्योंकि ये क्या करे, फाइल की परमिशन, चेंज मोड। हमारा जो चेंज, ये एमओडी का मतलब चेंज मोड होता है, तो मोड जो है यही एक्सेस को, परमिशन, फाइल के परमिशन को एक्सेस देने के लिए काम करता है, एक्सेस डिनाई देने के लिए। तो इसी केस का कैरेक्टर ये है, ठीक है। ओके, चलो। बाकी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, देखिए हमें पता है कि हम लोग क्या है ना, एल्गोरिथम यूज करते हैं, सॉर्ट डेटा सॉर्ट में मल्टीपल टाइम्स एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं, जैसे बबल सॉर्ट है, इंसर्शन, क्विक मर्ज, सिलेक्शन सॉर्ट्स है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी जिसको एन लॉग एन है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो, ठीक है। तो वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा है हाईली में, तो ये एक चीज बता दूं आपको, आप देखोगे 2-3 सालों से प्रीवियस के पेपर क्वेश्चंस में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि बबल शार्ट, इंसर्शन, क्विक मर्ज, ठीक है, सेक्शन शॉर्ट, ये सारे क्वेश्चन है ना कि पूछा है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज क्या है, बेस्ट केस में क्या है। तो ये पढ़ लेना आप लोग, सारे चीज का याद कर लेना। याद रखना कि जो हमारा मर्ज शॉर्ट होता है ना, ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे काम करता है, कि पहले तो हाफ अपना टेबल को, मतलब ये ग्राफ को जो है, ट्री को हाफ डिवाइड करेगा, फिर इसको भी हाफ डिवाइड करके डिवाइड कर, इसी का ऑर्डर ऑफ एन होता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो ये हमारा हमारा क्या है कि वो मर्ज सॉर्ट है। ये इसमें ना, मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि ये तीनों, बेस्ट केस में भी यही होता है हमारा सॉर्टिंग टाइम, इवन वर्स्ट केस में भी ये होता है, या एवरेज केस में होता है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि आपको ये सारे चीज मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो बबल सॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो क्विक सॉर्ट है, ठीक है। ये हमारा मर्ज सॉर्ट है, ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है। इसका ना ये चीजें पढ़ लेना आप, बेस्ट केस में क्या है, एवरेज केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में क्या होगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये तीनों का पढ़ लेना। ये जो ऑर्डर है यही बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक बार पढ़ करके समझ के लगा लिख लोगे इसको वहीं ना, यार एक बार पढ़ लोगे ना, आपको याद हो जाएगा, इतना रटने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ओके, तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में, लास्ट ईयर भी शायद एक बार पूछा था, क्विक सॉर्ट पे ऐसा कुछ पूछा था कि वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट की कितना होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, ठीक है। फिर एक एल्गोरिथम का, हाँ देखो बोला था ना, जेसन्स वेब JWT, इसके थ्रू ये क्या काम करता है, ये हमारा जो है मेनली यूज होता है किसने, अथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए, जब वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। ये कैसे काम करता है, कि सबसे पहले ना आप जैसे कि रिक्वेस्ट करोगे कि लॉगिन करने के लिए किसी एप्लीकेशन में, देखो दो चीजें होती हैं, क्लाइंट होता है, एक होता है हमारा सर्वर होता है, ठीक है। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, ठीक है। सर्वर होता है, अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट यहाँ से गया सर्वर पे रिक्वेस्ट किया, सर्वर इसको क्या करेगा, JWT टोकन देता है, ठीक है। जेसन वेब टोकन देगा, ठीक है क्लाइंट। अब उस क्लाइंट जेसन वेब टोकन को क्या करेगा, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए अपने आप में स्टोर कर लेगा अपने लोकल ड्राइव में, मेमोरी में, ठीक है। और फिर जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, उस पे जो है उसके साथ ही सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में ये यूज करता है टोकन, JWT क्लाइंट के टोकन को, जिससे क्या है कि बहुत सिक्योर माना जाता है, ठीक है, कि मल्टीपल अटैक्स नहीं हो सकते, आपको कोई जो है इसको क्या बोलते हैं कि
कोई चुरा नहीं पाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स तरह के हैं कि आप इस तरह से सिक्योर कर सकते हो। तो इसमें कह रहे हैं कि ये कौन सा अधिकार है कंपोनेंट के, ठीक है। इसके कैसे कैसे कंपोनेंट देखो, तो तीन चीजें होती है। पहला हेडर, हेडर होती है, ठीक है। हेडर में क्या होता है कि हमारा डिफाइन होता है टोकन्स को, टोकन को डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, जो टोकन जो है, टोकन है हमारा जनरेट किया, ठीक है। इस टोकन को क्या कर डिफाइन किया, फिर इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करके इसको हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। इसके बाद इसको अटैच करते हैं हमारा पेलोड के साथ। पेलोड में क्या एक्चुअल डेटा होती है, ठीक है। पहला तो हेडर हो गया, दूसरा क्या है हमारा, पेलोड हो गया। पता नहीं आज क्या हो रहा है। पेलोड हो गया, ठीक है, एक्चुअल डेटा होगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है। इसमें सिग्नेचर्स वगैरह ऐड करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह करके एक ऐड करके हम लोग भेज देते हैं इसको, ठीक है। हेडर इसको कंबाइन करके सीक्रेट की लगा देते हैं इन दोनों पे, ठीक है, पेलोड पेज पे, और इसको तब सेंड करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी सिक्योरिटी, अगर करेक्ट आंसर देखोगे तो हमारा क्या है, यही हेडर है, पेलोड है, देन सिग्नेचर ऐड करते हैं, ठीक है। इसका रेट सही है। इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखा, ये है डायग्राम है पूरा। इस तरह समझ लो कि यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, जेरूट टोकन भेजता है बैक टू द क्लाइंट, एंड क्लाइंट क्या करता है, स्टोर करता है अपने लोकल में। फिर क्लाइंट जो वो इंक्लूड करता है ऑथेंटिकेशन हेडर पे, और सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट जो भी भेजा जाएगा, ठीक है, सर्वर पे, वो सारे में अदा करता है। बार बार उसको जो है जेरूट टोकन की जरूरत नहीं पड़ती रिक्वेस्ट करने की, ठीक है। फिर हेडर, हेडर दूसरे नंबर पे क्या है कि हमारा पेलोड और सिग्नेचर्स, ठीक है। ये चीजें हैं, ओके। तो इसको पढ़ लेना आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा ओएसआई मॉडल पे है, कह रहे विच ऑफ द लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड और होप टू होप डिलीवरी। फ्रेम टू फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम टू फ्रेम किस में होता है हमारा, सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर पे क्या काम करता है हमारा, स्विचेस काम करता है। स्विचेस की किस पे बेसिस पे काम करते हैं, मैक एड्रेस पे काम करते हैं, राइट, मैक एड्रेस पे काम करते हैं, ठीक है। जो कि स्विचेस यूज करता है हमारा, स्विचेस हमारा क्या करता है, डाटा लिंक लेयर है। इसमें क्या हम लोग एरर डिटेक्शन का काम करते हैं, कहीं एरर डिटेक्ट हुआ है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यूज करते हैं, सीआरसी यूज करते हैं, जिसमें एक सीआरसी का नंबर ऐड कर देते हैं हमारे हर फ्रेम के साथ, और रिसीवर के पास वो सीआरसी फिर से वेरीफाई होता है क्या सीआरसी में चेंजेस हुआ, सीआरसी में चेंज हुआ है मतलब डेटा हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कैरेक्टर डाटा लिंक लेयर, ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा डीबी में से क्वेश्चन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आइसोलेशन प्रॉपर्टीज आर प्रोवाइड हाईएस्ट डिग्री ऑफ आइसोलेशन बाय कंप्लीटली प्रिवेंटिंग डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, फैंटम रीड, ठीक है। अनकमिटेड रीड, अगर अनकमिटेड रीड करोगे तो एक इसमें क्या आएगा, इसमें डर्टी रीड आ जाएगी, राइट। बाद में वो रोल बैक किया तो मैंने तो कुछ गलत डेटा रीड कर दिया, तो ये तो नहीं होगा। डर्टी रीड पहले ही थी तो गलत हो गया, कह रहे तीनों करेक्ट हो, तीनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीड द कमिटेड, ठीक है। रीड कमिटेड हो सकता है, बट हो सकता है मल्टीपल नॉन रिपीटेबल रीड, बार बार आप मैंने एक रीड किया, आपने कमिट कर दिया, फिर से मैंने रीड किया, दोबारा से आपने कमिट दूसरा डेटा ना, तो ये क्या नॉन रिपीटेबल, इसमें डर्टी रीड तो नहीं आएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ डर्टी रीड नहीं होगा, क्योंकि एक बार कमिट हो गया डेटा, एक बार रीड किया तो दोबारा रीड करूंगा तो वो डेटा नहीं आएगा, राइट। बट नॉन रिपीटेबल दोबारा बार बार डिफरेंट डिफरेंट डेटा आएगा। रिपीटेबल रीड, रिपीटेबल रीड्स में क्या हो गया कि जो है हमारा फैंटम बार बार हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा रीड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये फैंटम रीड है, ठीक है। और उसके बाद सीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन ये ना तीनों चीजों को कंबाइन करके ये इंश्योर करता है कि डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड या फैंटम रीड ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेंज में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये नॉन सीरियलाइजेबल हमारा इंश्योर करता है, ठीक है। अगर आपने, मैंने एक दो कुछ महीने पहले मैंने बहुत अच्छे से पूरा इस पे बताया था, लॉक्स के बारे में बताया, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी लॉक्स पे आए थे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना कि लॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है। जब कोई लॉक्स का मतलब ये है कि जब कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको लॉक कर दिया जाता है, कि उस ट्रांजेक्शन पे कोई और ट्रांजेक्शन एक साथ ना परफॉर्म हो। तो उस मतलब मान लो ट्रांजेक्शन T1 है, मैंने मतलब उसको 1 मिली सेकंड के लिए टाइम दे दिया, तो अब इस ट्रांजेक्शन, इस डेटा पे कोई T2 ट्रांजेक्शन उस टाइम पे ड्यूरेशन पे नहीं दे रहा, इसी को लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, पढ़ लेना इस चीज को। लॉक्स कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं डाटा को आइसोलेट करने के लिए, कंकरेंसी को मेंटेन करने के लिए, और आइसोलेशन को मेंटेन करने के लिए, ओके। देन हमारा क्वेश्चन 19 है कि सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा स्टारवेशन की प्रॉब्लम का कर स्टारवेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है सीपीयू में नहीं, रैम में, ठीक है, रैम में कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि वेट कर रहा है बहुत टाइम के लिए, बहुत टाइम से वेट कर रहा है, उसका नंबर आएगा, उसका नंबर आएगा, बट उससे पहले बाद में आए हुए लोगों का नंबर आ जा रहा है। कभी कोई गुस्सा नहीं लगता कि आप मंदिर की लाइन में खड़े या कहीं की लाइन में खड़े हो, कोई फॉर्म भरने के या बैंक की लाइन में खड़े हो, और अब पीछे से कोई बार बार आ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आप वेट करो। जैसे कोई वीआईपी आ गया तो बार बार आपको हटा साइड कर दिया जाएगा, रुको पहले वीआईपी का देख लेते हैं, राइट। तो ये ऐसे ही है कि यहाँ पे कुछ जो है स्टारवेशन की प्रॉब्लम आने लगती है जब कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस जो है बार बार सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, लो प्रायोरिटी की प्रोसेस जो है
सीपीयू में स्टिल रिमेन्स रहती हैं और फिर वो स्टार्वेशन का कॉज करती हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन आएगा, ठीक है। तो ये देखो रॉबिन, राउंड रॉबिन क्या करता है हमारा, राउंड रॉबिन में हम लोग टाइम क्वांटम यूज करते हैं कि हर प्रोसेस को टाइम देते हैं, इस टाइम के बाद आपको स्विच करना है, प्रीएम्प्ट करना है और दूसरे प्रोसेस को टाइम देना है। तो ये तो नहीं होगा, इसमें स्टार्वेशन के हर हर प्रोसेस का टाइम थोड़े टाइम के बाद आएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो देखो हमारा क्या आता है, पहला जो आया वही जाकर सीपीयू में एग्जीक्यूट करेगा, तो वन बाय वन सबके नंबर आते हैं, तो ये भी नहीं होगा, इसमें स्टार्वेशन की नहीं होगा। बट इसमें कॉन्वॉय की इफेक्ट क्या होती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जिसकी बहुत लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है, मतलब बहुत लो एग्जीक्यूशन टाइम, प्रायोरिटी नहीं कह सकते, बहुत लो एग्जीक्यूशन टाइम है, मान लो कि कोई एग्जीक्यूशन टाइम बहुत हाई है, वो जाके एग्जीक्यूट किया, तो लो प्रायोरिटी को भी वेट करना पड़ता है, इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट आता है, ठीक है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मतलब कि अगर प्रोसेस कोई रन हो रहा है जिसकी शॉर्टेज जॉब है उसी को रन किए जा रहे हैं, शॉर्टेज जॉब बार बार आ रहा है उसी को रन किए जा रहे हैं, तो ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है, तो क्या है कि जिसका जॉब्स या बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम जिसका बहुत ज्यादा होगा वो तो वेट करता ही रहेगा, स्टार्वेशन प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ऐसा नहीं है जैसे कि कोई एग्जीक्यूशन है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसका मान लो कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में एक प्रोसेस P1 है जिसका मान लो P1 है वो इसका 8 है, ठीक है। एक P2 है, इसका मान लो कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम 8 है, ठीक है, इसका मान लो कि एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्या है, इसका मान लो कि 10 है, ठीक है, इसका मान लो कि P3 जो है क्या है हमारा 2 है, इसका P4 जो है 5 है। तो अब अगर मान लो पहला 8 8 गया एग्जीक्यूट होने के लिए, 8 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम पे ये P3 या P2 आ गया, तब भी ये देखेगा तो ठीक है कि 8 कम है इससे एग्जीक्यूशन टाइम से, तो P1 ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन P2 जैसे ही आया, P3 जैसे ही आया, देखा एग्जीक्यूशन 2 है, 8 से ज्यादा है राइट, या 8 से कम है राइट, तो फिर ये एग्जीक्यूट करने लगेगा, फिर ये टाइम, इसका भी टाइम जो है अभी रुका रहेगा, फिर जैसे ही ये खत्म होगा देखेगा कि क्या और आया प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, तो जो इसकी रिमेनिंग टाइम होगी ना वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, और बाद में जो हाई प्रायोरिटी की या हाई एग्जीक्यूशन टाइम का जो हमारा रहेगा प्रोसेस वो बहुत टाइम तक वेट करता रहेगा। तो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम ये इसमें, तो इसका ये भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, C एंड D है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि आईपी एड्रेस एलोकेट करता है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसमें यानी आज जब भी मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ ये ऊपर ऑटोमेटिक चला जा रहा है। उसके बाद कह रहे हैं ये हमारा जो है सबनेट मास्क है, ठीक है, ये कह रहा है कि आईपी एड्रेस ब्लॉक दिया है, ठीक है, इसमें क्या है कि नेटवर्क एड्रेस है, ये इसका नेटवर्क एड्रेस का आईडी यूज हुआ है, कितना नंबर ऑफ बिट्स यूज हुए हैं, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस बनाने में। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है कि उसको डिवाइड करना है इस नेटवर्क को उसके 8 इक्वल सबनेट मास्क में, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि हमारे पास 24 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं राइट, अभी उसको अलग से 8 और चाहिए, तो हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस जो है सी टाइप, क्लास सी टाइप का आईपी एड्रेस है, IPv4 है, IPv4 क्या है, IPv4 आईपी वर्जन 4 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है यूज होता है, 32 बिट लेता है राइट। अब ऑलरेडी 24 बिट तो यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग हमारा बचा कितना कि 6, 32 में से 24 करोगे तो कितना, 8 रिमेनिंग बचा राइट। अब 8 रिमेनिंग बचा है, उसको कह रहे हैं कि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो इसमें से और कितना ले लें कि हमारा जो है टोटल 8 इक्वल पार्ट में और डिवाइड हो जाए सबनेट को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला 2 के पावर 8 इक्वल टू 8, नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ सबनेट रिक्वायर्ड, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबनेट रिक्वायर्ड, ठीक है, टोटल नेटवर्क रिक्वायर्ड, कितना नेटवर्क आईडी और चाहिए, तो ये है, ठीक है। तो इसके देखोगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, एन बराबर 3 हो जाएगा। अभी 8 था बचा हुआ था, उसमें 3 और ले लेंगे तो कितना बचेगा, 5। अब ये 5 जो है ना यूज्ड होगा हमारा किसमें, हमारा ये तो रीयूजेबल जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनाने में या होस्ट एड्रेस बनाने में, ठीक है। तो अब टोटल कितना हुआ, पहले 24 था, अब टोटल नेटवर्क एड्रेस कितने के लिए, 24 3 27, 27 हो गया राइट। तो मतलब कि 27, तो मतलब कि ये 8 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, 8 बिट का होगा, ये तो 8 बिट 8 बिट के होंगे राइट। 8 बिट में कितने यूजेबल नेटवर्क एड्रेस बनाने के लिए, ये है 1 2 3 24, तो यहां तक तो 24 था, ये लास्ट में क्या है कि 24 25 26 27, बाकी 0 0 0 6 2 8, 8 बिट हो गया ना। तो ये इसको करोगे तो कितना आएगा, 128 आएगा, 64 आएगा, 32 आएगा, 10 14 आएगा, 10 और 10 12 9 10 एंड 12, ठीक है, 12 एंड 2 2 4, तो ये होगा। और बाकी 2 2 5 रहेगा, ये 8 बिट का है तो ये कितना आ गया, 2 2 5 इसमें देख लेते हैं, 124, तो ये 2 2 4 यही है, तो इसका करेक्टर सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, कैसे ये याद कर लेना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, कैसे सबनेट को डिवाइड करते हैं, कैसे हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं, कैसे होस्ट एड्रेस निकालते हैं, कितना रीयूजेबल होता है, ठीक है। किसी भी
होस्ट एड्रेस निकालते हैं तो जितना होगा उसमें से 2 बिट रिजर्व रखते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, ठीक है। वो सारी चीज आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेटवर्किंग का है कि ये कह रहे हैं कि एक डिस्क है, ठीक है। तो फिर से ये आज पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह गलती गलती मिल रही है। इन नेटवर्किंग क्वेश्चन नहीं गाइज, ये हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक डिस्क है, ठीक है, एक आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। डिस्क का मतलब पता है ना कि आप सीडी वगैरह देखे होंगे बहुत जमाने पहले, जो है आज से 10-15 साल पहले हम लोग सीडी यूज करते हैं ना, सीडी डीवीडी का नाम सुना होगा, जहां से हम लोग प्लेट यूज करते हैं डिस्क का। उसमें क्या होता है, डिस्क में जो है एक प्लेट्स होती है, इस प्लेट्स में क्या होती है कि ट्रैक बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं। उस ट्रैक्स में ना सेगमेंट बने होते हैं। उस सेगमेंट में ना हमारा एक्चुअली एक सेगमेंट में डेटा होता है, ठीक है, ये ऐसे। और इस पे जो है पहले आप जमाने में कोई मूवीज देखो हो तो ओपरा वगैरह जो सुनते थे, थ्री इडियट देखा होगा तो है ना, कि एक हेड लगा रहता था, ठीक है, ये मूव करता था आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि ये आगे पीछे जो है मूव कर रहा है, इसको सिलेंडर में जो है कहाँ का मूव करना है, 98 पे मूव करना है, 183 पे, 183 पे, 37 पे, 122 पे, 14 पे मूव करना है, ठीक है। इनिशियली जो है 53 पे ये हमारा डिस्क है, 53 पे है, फिर आगे पीछे उसको मूव करवाना है, ठीक है। कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सीक टाइम क्या होती है, सीक टाइम ये होती है कि जब एक यहाँ से है, अगर यहाँ डिमांड कर दिया तो यहाँ से हेड मूव करने में यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसी को सीक टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लो, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 19 में, ठीक है। ये हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे 100 है, ठीक है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। हम हमें क्या कह रहे हैं कि हमारा हेड पोजीशन कहाँ पहले है, 53 पे, 53 मान लो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि शार्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शार्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में इसमें देखोगे तो सबसे पहले इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा पास 37 होगा, इसके पहले क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। इसके बाद 100, यहाँ पे 98 आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पे 122 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 183 आएगा, ठीक है। तो शार्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का मतलब ये है कि जिसका सीक टाइम, मतलब सीक टाइम का मतलब है कि एक डिस्क यहाँ से यहाँ जाने में जिसका सबसे कम टाइम लगे, जहां पे उसका हेड मूवमेंट है वहां से सबसे नजदीक वाला रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले वहां जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से फिर नजदीक कौन है, 14 पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 98 पे आएंगे, फिर 112 पे आएंगे, ठीक है। तो टोटल हेड मूवमेंट ये कह रहे हैं कि कितना हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से 98 पे गए, फिर यहाँ से 12 पे गए, ठीक है, फिर वहां से 183 पे हम लोग जाना है, ठीक है। तो ये गए, तो ये कह रहे हैं कि टोटल हेड मूवमेंट कितना हुआ, तो ये काउंट करना है। तो इसको कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, निकालते कैसे हैं, देखो इसमें से 53 से देखो, हमारा 53 है माइनस 37 है, करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, 37 से -14 करोगे तो कितना आएगा, 3 और 1 आएगा, राइट, नहीं 3 2 आएगा, राइट, 23 आएगा। तो ऐसे ऐसे करके निकालोगे गाइज ना इसका, तो आपको पूरा हेड काउंट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ 98 से 14 निकालोगे, फिर 122 से 98 निकाल दोगे, फिर 183 से 98 निकालोगे, ये सारा निकाल दोगे, इसका हमारा करेक्ट आंसर है 208 हेड काउंट टोटल निकलेगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, ये हमारा 208 निकलेगा। ये आप करके देख लेना कि इसका करेक्ट आंसर है, मैंने निकाला है। तो ये देख लो, इस तरह से किया हुआ है पूरा, लास्ट में 208 आया, ठीक है, हेड काउंट। ये इस तरह से पहले 16, 23, फिर 84, फिर 16 पे 261 आएगा, ठीक है, इस तरह से पूरा निकाला है, तो इसका करंट सही है। फिर ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो हमारा क्या है कि एक टपल दिया हुआ है, तो दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक आर है एक एस है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि आर जो है 100 टपल्स का मतलब है 100 रो कंटेंट कर रहा है, एस जो है 50 रो कंटेंट कर रहा है, ठीक है। इफ द एट्रीब्यूट बी इज ए फॉरेन की, बी जो है फॉरेन की है किसमें, रिलेशन आर में, आर में हमारा फॉरेन की है, रेफरेंसिंग कर रहा है एस में, एस में क्या है कि हमारा प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं टोटल मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टपल पॉसिबल फॉर नेचुरल, अगर नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने आएगा, मैक्सिमम। देखो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, नेचुरल ज्वाइन मतलब कि हमारे दो टेबल्स में नेचुरली ज्वाइन करता है, और ये डिफाइन करता है हमारा कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स मैच हो रहे हैं, एंड देन वो रिजल्ट दे देता है। अब कोई अगर देखो टेबल आर में, आर है, ये एस है, ठीक है, ये एस है। अगर हमारा बी यहाँ पे भी होगा, बी यहाँ पे भी होगा, मतलब ये यहाँ पे प्राइमरी की तरह, सॉरी फॉरेन की तरह काम कर रहा है, तो मतलब कि वो बी अगर इसमें है तो वो हर एक टपल को आइडेंटिफाई करेगा, सारा चीज, राइट। अगर अगर आर में 100 है तो मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्सिमम मिनिमम ना दोनों 100 ही 100 आएगा, क्योंकि ये दोनों देखो रेफरेंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना। तो ये टोटल मैच ही 100, भले से ये एक टेबल पे एक डेटा पे मल्टीपल जाए, बट क्या टोटल मिनिमम मैक्सिमम हमारा 100 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, मैक्स एंड मिन में ये हमारा 100 है, निश्चय जाएंगे, ओके।
ये पूरा मैंने इसको लिख रखा है कैसे कैसे 100 आया, ठीक है, ये चीज पढ़ लेना आप लोग। इसका एक सोल्यूशन भी दिया है, ठीक है, कि 100 है, मान लो ये है, ये आर है, टपल करोगे तो ठीक है ये। कभी कभी लोग क्या करते हैं, नेचुरल जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, बट क्यों नहीं होगा ये देख लेना इसको, ठीक है, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लासिक कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, देन 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। एक डेटा पैकेट है हमारा, ठीक है, ट्रांसमिट हो रहा है डेटा पैकेट जिसका इतने साइज का है, एक पैकेट है, ठीक है, इसका साइज कितना 1250, ठीक है, इतना बाइट है गाइज, ठीक है। 1 बाइट बराबर कितना होता है, एक चीज याद रखना, 8 बिट होता है, ठीक है, 8 बिट होता है, राइट। 8 बिट हो गया। अब कह रहे हैं कि ट्रांसमिट करो ओवर द बैंडविड्थ, जिसका एक, इसमें एक बैंडविड्थ है जिसका, ठीक है, यहाँ सेंडर से रिसीवर में जाने के लिए, यहाँ रिसीवर में जाने के लिए इसकी बैंड मैक्सिमम, मतलब कि हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं 1 एमबीपीएस, 1 एमबीपीएस से ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 एमबीपीएस बराबर कितना होगा, 1 एमबी बराबर कितना होता है, एमबी बराबर कितना होगा, 1 एमबी बराबर होता है कि 1 केबी लिख, 1000 केबी लिख सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, और 1 केबी बराबर कितना होता है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारा जो है, और 1 केबी बराबर कितना बाइट होती है, कितनी बाइट होती है, गुड़े 10 के पावर 3 है, तो ये 10 के पावर 6 बाइट हो गया, ठीक है। इसको बिट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई इंटू 10 के पावर 6, तो इतना बिट है, ठीक, इतना बिट पर सेकेंड है, इतना बिट पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमारा डेटा रेट क्या है, हमारा डेटा रेट जो है इतना इंटू 8 कर दोगे, 8 कर दोगे आप, तो हो जाएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 8 1000 के आसपास, सब 10,000 के आसपास है, इतना बीट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले क्या होती है, इतना पैकेट का साइज क्या है, कितना पैकेट का साइज क्या है, और टोटल बैंडविथ कितनी है, ठीक है, बैंडविथ कितनी है, पैकेट का साइज तो इतना आएगा 10,000 अपन 10 के पावर 3 इंटू 8 करोगे, 10 के पावर 6 होगा, ये हमारा 8 है, सॉरी गाइज, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है, 80,000। तो ये करोगे, इससे कट जाएगा, ये बचेगा 0.01 सेकेंड आएगा, राइट। इसको को मिली सेकेंड में करोगे तो 10 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है सी है, बी है, सॉरी, 10 मिली सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये पढ़ लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुश्किल से 20 25 40 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, ओके। ठीक है, अब एक क्या है, स्ट्रिक्ट फुल बाइनरी है, या तो 0 होगा नोट, या तो कुछ 2 होगा, ठीक है, चाइल्ड जो है 2 होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि 45 लीव्स हैं, ठीक है, जो है एक कंटेंट ट्री है जिसमें 45 लीव्स हैं, नोट्स विद 0 चिल्ड्रन, जिसमें चिल्ड्रन 0 है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स ऑफ अ ट्री एग्जैक्टली हैविंग 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक हमारा लीफ है, तो 45 लीव्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं जो कि जिसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, एल बराबर L2 + 1। यहाँ पे एल क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स होते हैं, L2 क्या है, कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स विच हैज टू चिल्ड्रंस, ओके। तो ये हमारा 45 दिया हुआ है, ये हमारा 45 दिया हुआ है, L2 बराबर +1 करेंगे तो L2 हमारा आ जाएगा 44। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ 44 लीव्स ऐसे हैं जिसके एग्जैक्टली 2 हैं चिल्ड्रंस, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। एक थियरी का ग्राफ का है, ठीक है, देखो डीएसए का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना, बट याद रखना कि डीएसए में दो चीजें, कुछ जो अनवेटेड ग्राफ होती है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर यूज करते हैं, बीएसटी यूज करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये एक्चुअली यूजिंग हम लोग किसके थ्रू करते हैं, क्यू क्यू के थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर यही चीजें डी डी तो बीएसटी का क्या मतलब हुआ, कि जैसे कि हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे दिया है, कोई ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, टेबल में है, ठीक है। तो बीएसटी कैसे पाथ फाइंड करता है, ठीक है, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे काउंट करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो बीएसटी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करता है, ब्रेथ को से पहले पहले ऐसे करके सर्च करता है, जिससे क्या है कि हर नोड वो है एक डिस्टेंस पे मौजूद होता है, ठीक है, हर उसका नोड एक डिस्टेंस पे मौजूद होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम लोग क्यू, क्योंकि ये सारे देखो क्यू में लग रहे हैं ना, क्यू में क्यू की तरह रहते हैं कि 1 बाई 1 करके हैं, तो ये हम लोग क्यू में यूज करते हैं। अगर आप देखोगे इसमें, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च तो नहीं होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, कि ये सीधे यहाँ से ऐसे सर्च करता है पूरा 1 बाई 1 करके, 1 बाई 1, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यू की तो बात यहाँ तक यूजिंग क्यू होगा, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं होगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यही होगा, बट स्टैक के थ्रू नहीं होगा, ये स्टैक, क्योंकि हमारा जो है डीएफएस जो है स्टैक में यूज करता है, ठीक है, हमारा डीएफएस प्रायोरिटी के में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बीएसटी
DFS क्यों सही है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, पढ़ लेना। एक्सप्लोर द ग्राफ लेवल बाय एक्सपेंडिंग इवनली आउटवर्ड सोर्स बिकॉज इज ब्रिज ऑल द नोट्स एंड डिस्टेंस वन, क्योंकि ये डिस्टेंस वन पे सारे नोट्स हैं, यहाँ से वहां जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, सारे एक एक डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे। ठीक है। डीएफएस यूज करता है क्यू में, क्यू की तरह यूज करता है। डीएफएस यूज करता है स्टैक में। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्च में लेवल ऑर्डर पे ये सर्च करता है, ये क्या करता है, प्री एंड पोस्ट ऑर्डर पे है। ठीक है। शॉर्टेस्ट पास अनवेटेड ग्राफ के लिए यूज होता है, ये साइक्लिक डिटेक्शन या टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए यूज करता है। ठीक है। इसका एक डायग्राम भी बनाया कि कैसे कैसे ये सर्च करता है। पहले ए को करेगा, फिर वन बाय वन, फिर बीसी को करेगा, फिर सी डी ई को करेगा, फिर सी डी ई एफ जी एच को करेगा टोटल एक साथ में, फिर ई एफ जी ए को करेगा, फिर एफ जी को, फिर लास्ट में जी को करेगा। ठीक है। इस तरह से बीएफएस को हमारा क्या है, क्यूब की तरफ यूज कर। ठीक है। ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था। सो कैसा लगा आपका लेक्चर्स? ओके, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको लग रहा है कि आईबीपीएस एसओआईटी के लेवल का मैच कर रहा हूँ या नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ट्राई करूंगा इंप्रूव करने के लिए। मैंने जितना क्वेश्चन किया हुआ है, जितने एग्जाम्स दिए हुए हैं, मैंने 2-3 बार जो है दिया था, क्या नाम, आईपीएस एसओआईटी, उसमें से एक बार क्लियर किया, एक बार प्री भी नहीं हुआ, और एक बार मेंस तक पहुंचा। ठीक है। फिर मैंने दिया नहीं, क्योंकि उसके पहले मैं सिलेक्ट हो गया था, तो मुझे लगा कि जो है कोई बात नहीं। फिर जो है इसके बाद मैंने दिया है कि बहुत सारे एग्जाम्स और दिए हैं, जैसे कि मैंने नाबार्ड का दिया था, सेबी का दिया है, सिडबी सेबी में प्री निकला था, मेंस नहीं निकल पाया। सिडबी का दिया था, सिडबी में मेंस तक निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, क्योंकि सही बताऊं तो उसमें 4-5 से ज्यादा सीटें होती नहीं है। ठीक है। उसके बाद अभी लास्ट मंथ मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ था, क्या नाम है, ये एग्जाम नहीं हुआ था अभी, क्या नाम है, इंडियन ओवरसीज बैंक का। ठीक है। जिसमें से 20-22 सीटें थी शायद, उसमें भी गया था इंटरव्यू वगैरह देना। ठीक है। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।